नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माई B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और प्रश्नावली 1 हमने शुरू कर ली थी। कुछ बेसिक क्लास भी मैंने ली थी जिसमें आपको भाजकता के नियम और बहुत सी चीज़ें पढ़ाई थी। आज की क्लास में हम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एक प्रमेय। उससे पहले मैं आपको गुणनखंड के बारे में कुछ समझा देता हूँ। अगर आप गुणनखंड करते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ बातें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर एक गुणनखंड करके मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ और गुणनखंड करने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूँ मैं शीट से। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 8232। शायद प्रीवियस क्लास में इसके गुणनखंड किए होंगे और नहीं किए तो अभी करवा रहा हूँ। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इस तरीके से सीधी डंडी खींचेंगे, आड़ी डंडी खींचेंगे। अब मेरे को बताओ, भाजकता के नियम मैंने पढ़ा दिए, अब इसमें किसका भाग जाएगा। दोस्तों, भाजकता के नियम में मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या के अंत में कोई भी सम संख्या या जीरो हो तो 2 का भाग जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 देखते हुए 2 का भाग इसमें क्या करूँगा, दूंगा। अब मेरे को बताओ, ये पूरे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो कितने हज़ार है, 8000। अब मेरे को बताओ 8000 के आधे कितने होते हैं, 4000 होते हैं सर। अब मेरे को बताओ 232, तो 200 के आधे कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100। और यहाँ पर आप मेरे को ये बताओ कि 32 के आधे कितने होते हैं, 16। तो जोड़ लूँगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4116 मेरे को आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 1 1 6। अब इसमें मेरे को भाग देना है 2 का। तो यहाँ पर दोबारा हम इसको इसी टेक्निक से आधा करेंगे और इससे क्या होता है कि हमें बार बार भाग का प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितने हज़ार है, 4000। 4000 के आधे कितने होते हैं, 2000 होते हैं भाई। और 116, तो 100 के आधे 50 होते हैं और 16 के आधे 8 होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8, यहाँ पर लिखूँगा 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। तो मैं लिखूँगा 20 58। ठीक है। अब इसमें भी मैं 2 का भाग दे सकता हूँ ना, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि 2000 के आधे कितने होंगे। एक बार इसको मिटा के सीखते हैं। देखो यहाँ पर लिख रखा है 2058, तो 2000 के आधे करेंगे ना, तो 2000 के आधे होंगे 1000। तो ये मैंने लिख दिया 1000। अब 0 का कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। 58 का आधा कितना होता है, 50 का आधा कितना होता है, गिन लो, 25 होता है सर। 8 का आधा 4 होता है। तो यहाँ पर 5 और 4 हो जाएगा 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 1029। तो 1029। अब मेरे को ये बताओ, इस संख्या में यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया था, है ना, तो हमने 3 बार 2 का भाग दे दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर इसमें किसका भाग जाएगा ये हमें दिमाग लगाना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम भाजकता के नियम को अच्छे से जानते हैं। 2 का नियम इसमें नहीं लग रहा है, 3 का लगा के ट्राई करते हैं। 9 के बाद 10 11 और 12, टोटल 12 हो रहा है। अगर 12 में, जैसे मैं यहाँ पर जोड़ के बता देता हूँ, 1 + 0 + 2 + 9, तो यहाँ पर आप देखो टोटल योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। आपको पता है 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर भी 3 का भाग जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो अब यहाँ पर हम भाग का प्रोसेस फॉलो करेंगे और यहाँ पर यह संख्या लिख के मैं भाग दे के बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है 1029, इसमें मेरे को 3 का भाग देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3, 1 3 3 बेत्रम 6, 3 3 9, 1 बचेगा, 2 को बुला लेंगे, 12 आया, 1 3 3 बेत्रम 6, 3 3 और 4 3 12, 12 से 12 पूरा निपटा, बचा 9 को बुलाया, 1 3 3 बेत्रम 6, 3 3 9, 9 आ जाएगा, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, भाग पूरा चला गया। इसका मतलब हमारा जो भाजकता का नियम वो सही काम कर रहा है। इधर लिखेंगे 3 4 3, कितना आया उत्तर, 343। अब ये मिटा दूँ मैं रफ वर्क। तो रफ वर्क आपको साइड में ही कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब 343 गिनो,
3 और 3 6, 6 7 8 9 10। तो मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा भाई। तो यहाँ पे अब हम इसमें किसका भाग दें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 7 का भाग देके देखते हैं दोस्तों इसमें। तो 7 का भाग यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक बार। तो मैं लिखूँगा 3 4 3। तो यहाँ पर 7 लिखूँगा। तो 34 में 1 7 7 22 14 3 7 21 4 7 28 5 7 35। तो 35 तो ज़्यादा हो रहा है तो 4 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 1 7 7 22 14 3 7 21 4 7 28 29 30 31 32 33 34। कितना बच रहा है दोस्तों, 6 बच रहा है। 6 में भाग नहीं जाता है, इसको बुलाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और कितना आएगा, 63 आ जाएगा, खत्म। आंसर कितना आया दोस्तों, 49 आया। अब 49 में किसका भाग जाएगा, 7 का ही जाएगा। तो 7 सतानी 49, 7 बार जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, एक बार और 7 का देंगे, 1 बच जाएगा। तो ये हमने कर लिए अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अब हम इसको व्यवस्थित जमा लेते हैं जैसा कि हम एग्जाम में जमाते हैं, या अपन जो भी इनको शो करते हैं ना वो कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको जमा लिया है। अब है ना हमें इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना रहता है, तो वो कर लेते हैं। देखो 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 7 कितनी बार आया है, 3 बार। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा 2। अब गिनो 2 1 2 3, इसकी घात लगा दूंगा 3, फिर लगाऊंगा गुणे का निशान। यहाँ पर देखो 3 कितनी बार आया, 1 बार। तो मैं लिख दूंगा 3 की घात 1, फिर वापस लगवाऊंगा गुणे का निशान। 7 कितनी बार आया, 1 2 3। तो यहाँ पर लिखूंगा 7, 7 की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर मैं इस अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में भी व्यक्त कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, हमें एक संख्या दी गई, उसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार से जमा लिया और यहाँ पर हमने इसको घातों के रूप में व्यक्त कर लिया। अगर इतना आपको आता है तो आप बहुत लकी पर्सन है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, काम आएगा। तो मैं ये मिटा देता हूँ और एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गुणनखंडित कर लिया, गुणनखंड भी अपन ने यहाँ पे निकाल लिए। और फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वापस देखना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक प्रमेय है, उस प्रमेय की हम बात कर लेते हैं। प्रमेय क्या है, सुनो। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक भाज्य संख्या है, इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर लिया, व्यक्त कर लिया। यानी कि इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो दोबारा हमें यह संख्या क्या होगी, मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात। तो यही प्रमेय आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। गुणनखंड की बात करें तो जो गुणनखंड हमें मिलेंगे इनका अगर क्रम हम एक जैसा कर लें तो ये अद्वितीय होगा, जैसे 2 3 और 7, है ना। इस तरीके से अपन को जो रिजल्ट है वो क्या होंगे, मिलेंगे। गुणनखंड करने के पश्चात अभाज्य संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें घातें मिलेगी। देखो मैंने लिखा ना छोटे से बड़ा, पहले 2 लिखा बाद में 7 लिखा। आप भी जानते हैं 7 बड़ा होता है, 2 क्या होता है, छोटा होता है। तो कुछ इस तरीके से जमाया। अब यहाँ पर मेरे को घातें भी क्या हुई है, मिल गई है। जैसे मैंने सीरियल नंबर से लिखा है तो मेरे को ये घातें मिली है, देखो, है ना, ऐसे। तो यही चीज़ की बात कर रहा है। फिर अगला बिंदु है आपके लिए, गुणनखंड करने के पश्चात अभाज्य संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे तो घातें प्राप्त होगी, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट में आपको गणित की लैंग्वेज में समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा कोई संख्या है x, इसको मैं कहूँगा कोई अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। मान लेते हैं ये x कोई क्या है, बताओ, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब x को हम क्या करेंगे, गुणनखंडित करेंगे। क्या करेंगे,
और मान लेते हैं इसके गुणनखंड हमें मिल रहे P1, P2, P3 और P4, ऐसे P इन्फिनिटिव तक हमें क्या मिलते हैं, इसके गुणनखंड मिल जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर इनको हम क्रम में लिखेंगे तो समान संख्या जो होगी वो पास पास मिलेगी, और जो असमान होगी वो थोड़ी थोड़ी दूर मिलेगी। यानी दो दो सारे एक साथ आ गए, सात सात सारे एक साथ आ गए। इसी बात को यह क्या कर रहा है, समझा रहा है। और हमें यहाँ पर घाते भी क्या होगी, प्राप्त होगी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। अब हम आपकी प्रश्नावली का एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में है तो बोर्ड में भी आने के चांस है। तो ये मैं मिटा देता हूँ और आप इसको उतार लिया होगा। वीडियो को रोक कर भी आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे का एक उदाहरण देखते हैं। एक संख्या है हमारे पास 4n। कौन सी संख्या है, 4n, ठीक है। अब ये वैसे बोल रहा है कि n जो है ना, n, इसको हमने माना है प्राकृत संख्या। क्या माना है, प्राकृत संख्या। तो n को हमने क्या माना दोस्तों, प्राकृत संख्या माना है। अब हमें n का एक ऐसा मान निकालना है जिसके लिए n का हमें एक क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हमें क्या मिलेगा, ये शून्य पे समाप्त होता दिखाई देना चाहिए। n किस पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। तो कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हमारा सामने है। मैंने आपको बता दिया है 4n संख्या पर हमने विचार करना है, इसके बारे में बातचीत करनी है। और n की बात की तो प्राकृत संख्या, यानी कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकती है। और n का हमें एक ऐसा मान चाहिए जिसमें यह मान किस पर समाप्त हो, 0 पे समाप्त हो। तो अगर कोई भी मान 0 पर समाप्त होता है तो वह किस फॉर्मेट में होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 0 पर समाप्त होगा तो वो 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त होगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, हमें n का मान 4n मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4n। तो 4n के अगर 4 का यानी 4n का दोस्तों अपन क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल मिलेगा हमें कितना, 2। यानी 2 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2। तो ये सिर्फ 2 की घात 2 के रूप में मिल रहा है, यानी ऐसे कह सकते हैं 2 की घात m के रूप में मिल रहा है। ये वाला तो 9 मिल रहा है ना, ये वाला तो मिल रहा है मान लेते हैं, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसा मान नहीं है जिस पर यह संख्या 0 पर एंड होगी। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये उदाहरण इन शॉर्ट में सोल्व करवा लिया है, आपकी प्रश्नावली का पहला बड़ा उदाहरण। अगली हेडिंग आप डालिए और उसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगली प्रमेय की बात करते हैं। चलो अगली हेडिंग में आपको डलवा देता हूं दोस्तों, तो उसको आप एक बार डाल दीजिए। ये मिटा दूं मैं, चलिए आप एक बार देख लीजिए। मैंने क्या बताया था, 4n के बारे में बात की थी। n हम प्राकृतिक संख्या मान रहे थे, यानी n की वैल्यू 0 नहीं मान रहे थे, और हमें ऐसे सोचा कि n की वैल्यू पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ये कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें ये वाली तो सही बैठ रही है, लेकिन ये वाली नहीं बैठ रही है। दोनों ही सही बैठती है तो शून्य पे समाप्त होगा, बाकी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो एक बार और मैंने आपको बता दिया है। आप अपना जो फीडबैक है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स भी अगर आप मंगाना चाहते हैं, या ई नोट्स भी अगर आपको चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। चलो अब अगली हेडिंग लिखो, गुणनखंड तथा गुणज। क्या लिखेंगे अगली हेडिंग, गुणनखंड, गुणनखंड तथा गुणज, गुणनखंड तथा गुणज। ये वाली जो हेडिंग है ये आप लिख दीजिए ताकि मैं आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऐसे बोल रहा है कि यदि a और b को हम पूरी तरीके से क्या करें, विभाजित कर दें, तो a b का क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। a b को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। कौन, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने a, अगर ये a
क्या करेगा, इस b को विभाजित कर देगा। क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। एक और उदाहरण, जैसे a का मान मैंने माना 5 और b का मान माना मैंने 15। अब मेरे को बताओ दोस्तों, क्या 5 15 को विभाजित करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा 15 और इसमें मैंने भाग दिया किसका, 5 का। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यहाँ पर देखो पूरा पूरा भाग गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, 5 15 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो यही क्या हो गया, गुणनखंड और गुणज को समझना। तो यहाँ पर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 का गुणज कौन है, 15। तो यहाँ पर 5 का गुणज मैं लिख देता हूँ, गुणज, गुणज यानी गुणा करेंगे। 5 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो उत्तर कितना मिलेगा, 15। इस तरीके से भी आप इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और गुणनखंड कैसे मिलेंगे, ये मिल गए देखो 5 और 3, इन दोनों के क्या करेंगे अपन, गुणे करेंगे तो 15 मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना दोस्तों, इसको हम किस नाम से जानते हैं, गुणनखंड के नाम से जानते हैं, गुणनखंड। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ पर ये मैं मिटा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस के लिए बताया उसको। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 35। अब दोस्तों आप मेरे को बताओ 35 में किसका किसका भाग जाता है। तो मेरे को पता है 35 में भाग जाता है 1 का। 35 में भाग जाता है ना, 35 एकम 35, या 1 का पावड़ा 35 बार बोलेंगे तो 1 आएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। फिर 35 में और 5 का भाग जाता है दोस्तों। 5 के बाद 7 का भाग जाता है। इसके अलावा किसी का नहीं जाता है, 35 का जाता है सिर्फ। तो 1 2 3 4, 4 मान हमें ऐसे प्राप्त हुए जो किसको विभाजित करते हैं, 35 को विभाजित करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमें वैल्यू मिली है, ये क्या है, 35 के गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज की छोटी सी क्लास में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई है और आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम HCF और LCM के बारे में जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। संख्याओं के HCF और LCM निकालना मैं आपको क्या करूँगा, सिखाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। फिर अगली क्लास में हम परिमेयकरण का, सिद्ध करने का सारे पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स आप ही के लिए बनाए। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आप मेरिट में जाएं। अच्छी शुभकामनाएं, रोज़ तैयारी करना, अच्छे से मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।